नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर चित्रगुप्त कॉलोनी में शराबी पति से परेशान महिला ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। झारखंड में बर्ड फ्लू का मामला आने के बाद जिला पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है और वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अभियान का असर दिखने लगा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त कॉलोनी में शराबी पति से परेशान एक महिला ने फंदी से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शराबबंदी वाले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त कॉलोनी में शराबी पति से तंग आई विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि अंकित चौधरी रिकवरी एजेंट का काम करता था। वर्ष 2019 में उसने अंशु प्रिया से लव मैरिज किया था। 6 माह पहले नौकरी छूटने के बाद से वह शराब का आदी हो गया और नशे में धुत होकर वह आए दिन अपनी पत्नी अंशु प्रिया के साथ मारपीट करता था। एक ओर शराबी पति की पिटाई तो दूसरी ओर अपने 2 बच्चों की परवरिश को लेकर अंशु काफी दुखी रहती थी। इससे उबकर शुक्रवार की अहले सुबह अंशु ने बाथरूम में रस्सी का फंदा बना उसमें लटक कर जान दे दी। सुबह में घटना की भनक लगते ही मोहल्ले के लोगों ने काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। घटना की जानकारी के बाद मायके वाले ब्रह्मपुरा से पहुंचे। घटना को लेकर मृतका की मां रिंकू देवी ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी अंशु के साथ पति अंकित शराब पीकर हमेशा मारपीट करता था। पति के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मायके वालों का आरोप है कि पति शराबी था और मारपीट करता था। इसी को लेकर विवाहिता ने आत्महत्या की है। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। पूरे मामले को लेकर नगर डीएसपी सीमा देवी ने बताया कि विवाहिता की संदिग्ध मौत हुई है। मृतका के परिजन पति और ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे हैं। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माड़ीपुर में एक महिला की मृत्यु की सूचना मिली है, जिसके सत्यापन के लिए पुलिस आई और उसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। तो मृत्यु जो है वो फांसी का फंदा लगा के की गई। बाथरूम में शव को पाया गया था। आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मायके की तरफ की ओर से है, लेकिन दरवाजा भी तोड़ा गया है बाथरूम का, जो हमें वीडियो फुटेज भी प्राप्त हुई है। आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर मर्डर है तो उस पर हम जांच करेंगे। डिटेन पति को किया गया है, अभी नहीं, पिता को अभी नहीं लिया है। एफएसएल हो चुकी है। एफएसएल की टीम अपने साक्ष्य लेके जा चुकी है। टॉर्चर किया जाता था, इतना टॉर्चर। सास, ससुर, देवर और हस्बैंड दारू पी के आता था। देवर भी दारू पी के आता था, मारपीट करता था। हर बार फोन उन करती थी, मेरे पास चल जाती थी। कल नहीं फोन किया, न मेरे पास गई। क्या चीज को लेकर टॉर्चर करता था? क्या बोलते थे? दहेज के लिए, सब चीज के लिए प्रेरित करता था। उसको मारता था, पीटता था, हर एक चीज के लिए। जबकि शादी अपना से किया हुआ था, अपना पसंद से। शादी कब लव मैरिज किया था? हाँ, लव मैरिज शादी किया था। आप लोग राजी थे शादी? नहीं, हम मेरे हस्बैंड तो है नहीं राजी थे। मेरे ससुराल के लोग राजी थे। मेरे सास ससुर ने शादी करवाई थी जाके। ससुर कन्यादान, सास कब हुआ था शादी? पता नहीं, 2022 में तो उनका तबीयत खराब हो गया। पता नहीं 20 के तुमको याद नहीं है। दहेज में क्या मांग रहा है? हर हमेशा टॉर्चर करता था, उसको मारता था, पीटता था, खाना नहीं देता था। चावल है, कोई भी सामान है खाने का, नीचे रखता था, ऊपर किचन में नहीं रखता था। गर्मी के दिन में पंखा नहीं देता था उसको। उसके लिए उसके ससुराल छपरा में पिछले साल हुआ था। पुलिस थाना सब गया था। उसकी एक ममेरी बहन भी गई हुई थी। उसका कागज बनाता था, हुआ कि ये ऊपर रहेगी नीचा रहेगी। सास बोली कि नहीं, हम इसको नीचा नहीं रहने देंगे। तू छोटा छोटा बच्चा था। क्या करता है लड़का? करता है लड़का कुछ नहीं करता है, खाली एने ओने करता है। अभी कौन। झारखंड में बर्ड फ्लू फैलने के बाद जिला पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पे है।
बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। रांची वेटरनरी कॉलेज स्थित पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने के बाद बिहार पशुपालन विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पशुपालन विभाग की ओर से सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर जरूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया। निर्देशों में इस बीमारी को अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग बताते हुए एपिक सेंटर के 10 किलोमीटर की परिधि में पाए जाने वाले पक्षियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। हाई रिस्क वाले इन्फ्लुएंजा मरीजों को लक्षण के उभरने के बाद 10 दिनों के लिए इंसानी आबादी और मोहल्ले से दूर एक अलग स्थान पर निगरानी के साथ अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इस तरह के लक्षण या केस कहीं पाए जाते हैं तो क्लिनिकली सैंपल देने को कहा गया है। प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मामलों की सक्रिय निगरानी करने को कहा गया है, जिसे लेकर बटेर, मुर्गा, मुर्गी और बत्तख के सैंपल पशुपालन विभाग की ओर से कलेक्ट किया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मेहता ने बताया कि पशुपालन विभाग को बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभाग की टीम लगातार पोल्ट्री फार्म की सैंपलिंग कर नमूने जांच के लिए भेज रही है। अब तक जितने सैंपल भेजे गए हैं उनमें कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। इन जांच रिपोर्टों को विभाग को भेजा जा रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर मुजफ्फरपुर जिले में किसी भी प्रकार की भय की स्थिति नहीं है। पशुपालन विभाग सतर्कता बरत रहा है और लगातार निगरानी रख रहा है। साथ ही निर्देश दिए गए किसी भी पोल्ट्री फार्म में संदिग्ध मामले मिलते हैं तो तुरंत उसे सील कर दिया जाएगा। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़े पैमाने पर नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म संचालकों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध स्थिति की सूचना तुरंत पशुपालन विभाग को देने के निर्देश जारी किए हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए यह सैंपलिंग और निगरानी की प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी रहेगी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एहतियातन झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल बॉर्डर के साथ नेपाल से आने वाले कुक्कुटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी वायरल बीमारी है जो पक्षियों में होती है और इंसानों में भी फैल सकता है। बर्ड फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। खांसी, बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ होना इसके लक्षण हो सकते हैं। तक हमारे बिहार में यही सस्पेंशन ऐसा नहीं है। झारखंड से रिपोर्टिंग हुआ है कि रांची में बर्ड फ्लू का केस दिखा, चूंकि बगल स्टेट में है और बिहार झारखंड का क्लाइमेट एक ही है। बर्ड आती जाती रहती है हवा में, तो उसके चलते प्रिकॉशन है कि हम लोग इसको नजर रखे हुए हैं। अगर कहीं पर ऐसा केस देखने को मिलेगा तो हम लोग उसका ये करेंगे। इस महीना में हम लोगों का 500 सैंपल जो था बर्ड का और बत्तख का, कुछ जो हम लोग तालाब पॉन्ड से सब पर जो विदेशी पक्षी आती है वो सब का वीट कलेक्शन करके, कहीं सीरम कलेक्शन करके, एक रेंडमली हम लोग पूरे जिला में कलेक्शन करके पटना भेजा गया है यही 5 दिन पहले। और वहाँ से रिपोर्ट जो आएगा, और हर बार हर महीना में कुछ ना कुछ रिपोर्ट हम लोग का जाएगा रेंडमली। हर ब्लॉक से 5-6 को का फॉर्म का जाता है ताकि हम लोग इसको सुपरविजन कर सके। जहाँ तक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो बिहार का निकला है गाइडेंस, वहाँ पर जो मुर्गी का बॉयलर का जो आना जाना होता है स्टेट क्रॉस बॉर्डर, उसको रोक दिया गया है बैरियर लगा के। गवर्नमेंट का आदेश है ताकि नेपाल से, हर साल नेपाल से आने की संभावना रहती है, जैसे नेपाल बॉर्डर और अदर स्टेट का भी जो बॉर्डर है उस पर बक्सर उस सब में भी रोक लगाई गई है। जंगल बंगाल जो भी स्टेट हमारा है, हम अपना स्टेट को बॉर्डर रोड लाइन से तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हवा से आती जाती है तो चांसेस तो बना रहता है। अगर बगल स्टेट में हो तो हमारा स्टेट में भी चांसेस है। हम लोग इसका सुपरविजन पूरे स्टेट लेवल पर कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, ताकि इसका अगर कहीं मिल जाए एविडेंस तो उसको हम लोग कंट्रोल। शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य मेला कैंप का आयोजन किया गया। आज वार्ड नंबर 40 के जनता कार्यालय में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली मुजफ्फरपुर के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य मेला कैंप का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य कैंप में कुल 170 लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। स्वास्थ्य कैंप में आए सभी दंपत्ति को परिवार नियोजन की सलाह और किट वितरण किया गया और साथ ही साथ स्वास्थ्य कैंप में आए मरीजों का शुगर जांच, बीपी जांच, दवा, खून जांच, गर्भवती का ANC चेक आदि किया गया। मौके पर वार्ड 40 के पार्षद
इकबाल हुसैन ने बताया कि 2 मार्च से रमजान की शुरुआत हो रही है। ऐसे में लाखों लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कैंप में जांच करवाने से रोजेदारों को काफी लाभ मिलेगा। जी, आज हमारे यहाँ हर बार की तरह इस बार भी जनता कार्यालय पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली द्वारा, जो सरकार के द्वारा एफिलेटेड है, ये सदर अस्पताल का ये एक ब्रांच है, इनके द्वारा एक हेल्थ कैंप लगाया गया जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर मुफ्त में सलाह देंगे, मुफ्त में सारी जांच यहाँ पे होगी और सभी प्रकार की जो दवाइयां हैं, खासकर A to Z मल्टीविटामिन हो गया या आपको एंटीबायोटिक हो गया या और भी जो भी है, एंटी एलर्जी हो गया, वो सारी दवाइयां यहाँ पे मुफ्त बंट रही है। और हम तो ये कहेंगे कि जो हमारे वार्ड में जितने भी लोग वाकई में जो लोग डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इनके आ जाने से पब्लिक को बहुत ही सहूलत है। इसमें जो यहाँ के कन्हौली पीसीएच के जो दीपक जी हैं, वो हमेशा हमारा मदद किए हैं और वो देखते हैं कि हमेशा इकबाल जी कौन कर सकते, इसलिए वो मदद करने भी आते हैं और मदद की से बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिला है। कौन जांच निःशुल्क लगा रहा है? जितना भी आपको जांच खून से रिलेटेड और यूरिन से रिलेटेड जो भी जांच है उसमें फ्री है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हम दुर्गा पूजा के समय भी लगाए थे कि जो भी लोग व्रत रखते हैं उनका हेल्थ चेकअप हो जाना चाहिए। अब कल के बाद से हम लोगों का रमजान भी शुरू है, उसको लेकर के भी जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों ने बोला कि भाई आप करके अपना हेल्थ चेकअप करा लिया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं हो। देखिए, हमेशा यहाँ कैंप लगता है, ये मेडिकल कैंप, ये नया नहीं है, महीने में एक बार लग ही जाता है। ये वार्ड 40 में है, ये वार्ड 40 में है। ये हमारे जो पार्षद है इकबाल हुसैन, उनके तरफ से ये कोशिश करके ये लगाया जाता है। और सबसे अच्छी बात आज की ये है कि कल या परसों से रमजान होने वाला है, तो रमजान के मौके पे लोग को पता चल जाएगा उनका क्या शुगर लेवल है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई यहाँ सारा टेस्ट हो रहा है, उसे पता चल जाए, उस हिसाब से लोग रोजा रखेंगे। ये बहुत अच्छी चीज हो रही है यहाँ, ये हर वार्ड में होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा है किसी वार्ड में ये काम हो रहा होगा। ये वार्ड 40 के जो हमारे जानदार शानदार पार्षद हैं, इनके मेहनत और इनके इसके वजह से ये यहाँ पर कैंप लगता है, महीने में एक बार लगता ही है। आगे भी लगते रहेगा? जी जी, बिल्कुल लगता रहेगा। क्या नाम है? रामबाग चौड़ी स्थित श्री श्री 108 हनुमदीश्वरी महादेव मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा पूरी विधि विधान से की गई। मुजफ्फरपुर के रामबाग चौड़ी स्थित श्री श्री 108 हनुमदेश्वरी महादेव मंदिर में माता पार्वती, श्री लक्ष्मी, श्री सरस्वती, श्री गणेश, श्री राधा कृष्ण, हनुमान जी व श्री नंदी जी की प्राण प्रतिष्ठा एवं माता पार्वती मंदिर के भव्य निर्माण के उपलक्ष्य में फाल्गुन कृष्ण पक्ष 26 फरवरी 2025 को शिव पार्वती गठबंधन का आयोजन श्रद्धा व भक्ति के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि देवघर की तर्ज पर ही यहाँ प्रभु शिव और माता पार्वती के अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं और यहाँ गठबंधन पूजा भी की जा सकेगी। धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला में 24 फरवरी को यज्ञ व पूजन आरंभ, 25 फरवरी को राम नाम यज्ञ समापन एवं 108 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही सभी देवी देवताओं के लिए अन्नवास एवं फलवास की विधि पूरी की गई। 26 फरवरी को फूलवास, स्थापना, महारुद्राभिषेक एवं गठजोड़ की पावन रस्में विधि विधान से संपन्न हुई। 27 फरवरी को भंडारा एवं भव्य देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया, महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हनुमदीश्वरी महादेव मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और इस शुभ आयोजन में अधिक से अधिक भागीदारी हेतु साधुवाद दिया। ये मंदिर पहले एक हनुमान जी का मूर्ति था, छोटा सा मंदिर था। ये 90 की दशक की बात है। वहां से हम लोग इसको खींचते खींचते यहाँ तक लाए हैं। इससे पहले हम चित्रगुप्त महाराज का, राम दरबार का, संतोषी माता का, शंकर जी का प्राण प्रतिष्ठा किए। आज फिर उनकी कृपा हुई, भगवती का कृपा हुआ, पार्वती माता आ गई, हनुमान जी आ गए, राधा कृष्ण आ गए, लक्ष्मी गणेश सरस्वती आ गए। इस सब प्राण प्रतिष्ठा 3 दिन का यज्ञ था। आज चौथा दिन भंडारा और भगवती जागरण से संपन्न होने जा रहा है। उनकी असीम कृपा है, मोहल्ला वासी का असीम कृपा है, इसी से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अमरेंद्र झा। यहाँ 4 दिवसीय प्रोग्राम चला। राम नाम यज्ञ से शुरू हुआ, कल होके 500 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित थे। कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ,
माँ पार्वती और भोले बाबा का देवघर के तर्ज पर गठजोड़ किया गया। आज महाभंडारा का कार्यक्रम चल रहा है और देवी जागरण का प्रोग्राम होगा रात भर। जब तक भक्त यहाँ रहेंगे प्रोग्राम जारी रहेगा। और यह मंदिर पूरे समाज के द्वारा बनाया गया है और 35 साल से मैं इसमें निरंतर बना हूं और आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं मोहल्लावासी शहरवासी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कौन सा प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया? यहाँ कौन सा प्रतिमा यहाँ पर नजर? पहले अभी यहाँ माँ पार्वती जी, लक्ष्मी गणेश सरस्वती, राधा कृष्ण, नंदी जी और हनुमान जी के प्रतिमा का प्रतिष्ठा किया गया। बनारस बैंक चौक फायर स्टेशन के समीप रॉयल कैब का भव्य शुभारंभ किया गया। आज मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक फायर स्टेशन के समीप रॉयल कैब का भव्य शुभारंभ फीता काटकर किया गया। रॉयल कैब का शुभारंभ प्रोप्राइटर की मां रेखा केशरी द्वारा किया गया। मौके पर शॉप के प्रोप्राइटर रविराज ने बताया कि रॉयल कैब सर्विस में यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा तथा हाइजीन को लेकर कई प्रकार की सुविधा प्रदान करता है, जैसे किसी भी आपत्ति स्थिति में पैनिक बटन, जीपीएस, मेडिकल किट, वाटर बॉटल, टिश्यू पेपर आदि की सुविधा दी जाती है। साथ ही हमारी सर्विस लोग पूरे बिहार के साथ साथ बिहार के बाहर भी 24 घंटे ले सकते हैं। रॉयल कैब संस्था की शुरुआत बिहार से ही की गई थी, जो अब देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में काम कर रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रोप्राइटर रविराज, फ्रेंचाइज पार्टनर बिट्टू किशन, डायरेक्टर आनंद झा, बिजनेस हेड राकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। हमारा संपर्क नंबर है 7061951656। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 7061951656। वासियों से यही अनुरोध करेंगे कि मैं यहाँ अपना रॉयल कैब का सर्विस स्टार्ट किया हूँ। सब सुविधा उपलब्ध दे रहा हूँ टोटल फैसिलिटी के साथ। आए, सेवा का एक मौका दें और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रहेगी गाड़ी में। टू जेड फैसिलिटी मिलेगा कस्टमर को, सुरक्षा को भी लेकर के पूरा ये व्यवस्था रहेगी। ये मुजफ्फरपुर वासियों के लिए एक बहुत सी सुनहरा अवसर है कि हमारी रॉयल कैब कंपनी जो है अपना यहाँ खुद का ब्रांच डाल दिया है। बाकी कंपनियों का जो होता है वो कहीं पे ब्रांच नहीं होता है, वो डायरेक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, लोगों से पैसा ठग लिया जाता है, बहुत तरह की चीजें होती है बुकिंग के नाम पर। यहाँ पर क्या है कि हम लोग बुकिंग के लिए कोई एडवांस पैसा नहीं लेते हैं पहले, और बहुत ही कम रेट में हम लोग गाड़ी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। हमारी सर्विस जो है बिहार, झारखंड, यूपी के हर एक जिला में है और हर एक तहसील में हमारी सर्विस है। मुजफ्फरपुर में हमारा सर्विस 2018 से एक्टिव था पहले से। ऑफिस हम लोग अभी डाले हैं अपना मुजफ्फरपुर में। एक ये बनारस बैंक चौक पे है, नियर फायर स्टेशन के पास में। दूसरा मेरा कांटी के पास में ऑफिस है। पूरे मुजफ्फरपुर शहर से लेके 25-30 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव शहर आता है, वहां से आप हमारा कैब सर्विस बुक कर सकते हैं, जो बहुत ही कम रेट में होता है। यदि आपको कहीं आउट स्टेशन जाना है, यानी कि 150 किलोमीटर से ऊपर, तो 13 रुपये किलोमीटर के रेंज में आप हमारी गाड़ी बुक करके लेके जा सकते हैं। और लोकल में भी हमारी सर्विस है, जो मिनी गाड़ी हम लोग 850 रुपये में देते हैं पर डे के लिए, सीडान गाड़ी 1000 रुपये और एसयूवी 1400 रुपये में चार्ज करते हैं। इसमें आप दिन भर के लिए गाड़ी रख सकते हैं अपने पास और जो भी आपका काम है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सर्विसेज सिर्फ मुजफ्फरपुर में, इससे बाहर ऑल ओवर बिहार, झारखंड में हमारा ब्रांच है। गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, हर एक जगह मेरा ऑफिस है, आप किसी जगह से बुक कर सकते हैं। रवि कुमार हो गया, बनारस बैंक चौक, ये ऑफिस का एड्रेस हो गया। बनारस बैंक चौक निकट आपको फायर स्टेशन के पास। रॉयल कैब में आपको मिनी कार से लेके सेडान, एसयूवी सारे कार में अवेलेबल है यहाँ पे जी। सर्विसेज क्या कुछ मिलेंगे जी? सर्विसेज क्या कुछ मिलेंगे ग्राहकों को? जी हाँ, सर्विसेज में इसमें आपको सारा चीज मिल जाएंगे। सर्विस क्या कुछ सर्विस कहाँ कहाँ डिलीवरी होगी? सर्विसेज ये मुजफ्फरपुर से लेके पूरे इंडिया में आपको सर्विसेज मिल रहे हैं जी। बुक करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? जी हाँ, बुक करने के लिए आपको वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं, नंबर के थ्रू बुक कर सकते हैं। अभी दोनों चीज आपको अवेलेबल है। नंबर क्या रहेगा कॉन्टेक्ट? जी हाँ, नंबर आपका हो गया 7061951656। ये हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर मैं बोल रहा हूँ, रवि कुमार। और दूसरा नंबर आपका हो गया 9546864207। दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट करके बुकिंग कर सकते हैं। शहर के साथ साथ शहर से बाहर भी? जी हाँ, बिल्कुल। शहर के साथ साथ शहर के आप इंटीरियर गांव में भी बुक कर सकते हैं। कहीं से भी आप सेवा ले सकते हैं। 30 मिनट में आपके घर पे, गली में कहीं से आपकी गाड़ी चली जाएगी। सर्विसेज बढ़िया रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि आइए, बहुत बढ़िया सेवा है। निकट बनारस बैंक चौक निकट फायर स्टेशन के पास स्वागत है आपका।
मुजफ्फरपुर वासियों का सर्विसेज बढ़िया मिलेगा यहाँ। एकदम फर्स्ट क्लास सर्विस मिलेगा। हृदय रोग के लिए अब मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं। फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एम्स पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज आलम द्वारा किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जुड़न छपरा रोड नंबर 2 स्थित उत्तर बिहार के प्रसिद्ध फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध है। अब फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी के साथ साथ हृदय रोग से संबंधित सभी तरह के इलाज की शुरुआत हो गई है। एम्स पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज आलम अब इस अस्पताल से जुड़ गए हैं। इनके द्वारा अब फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सीय सुविधा दी जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज आलम इंडोवैस्कुलर सर्जरी की स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज आलम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS और MS की पढ़ाई कर चुके हैं। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन MM और स्पाइन से संबंधित सर्जरी भी की जा रही है। अब तक पश्चिम बंगाल, नेपाल समेत कई जिलों से मरीज इलाज के लिए बाद ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही DM कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रागनी के द्वारा भी इस अस्पताल में सेवा दी जा रही है। डॉक्टर रागनी दिल की बीमारी की एक्सपर्ट है। छोटे बच्चों के दिल के छेद का इलाज बिना ऑपरेशन के किया जाता है। आपको बता दें कि DM नेफ्रो के प्रसिद्ध डॉक्टर चंदन के द्वारा किडनी का इलाज किया जाता है। वहीं डॉक्टर राकेश झा DM गैस्ट्रो के द्वारा पेट और लीवर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। साथ ही इस अस्पताल में गरीब तबके के मरीजों को भी विशेष सुविधा दी जाती है। इस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है। इसके साथ ही कई निजी कंपनियों के द्वारा भी निःशुल्क उपचार किया जाता है। साथ ही शरीर के सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए हर तरह की चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ ही इस अस्पताल में विश्व प्रसिद्ध कीन यूनिवर्सिटी से डिग्री ले चुकी डॉक्टर प्रिया सिंह के द्वारा बाजपन का भी उपचार किया जाता है। डॉक्टर शाहनवाज आलम, मैं एज ए न्यूरोसर्जन फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम लोग हमारे पास जो न्यूरो सर्जरी संबंधित जो सुविधाएं हमारे अस्पताल में अवेलेबल है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे न्यूरो ट्रॉमा रिलेटेड जो भी ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, स्पाइनल ट्रॉमा होते हैं, बच्चों के दिमाग में पानी बढ़ जाता है जिसको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, ये सब सारी समस्याएं से रिलेटेड सर्जरी अवेलेबल है। हमारे यहाँ बहुत ही एक्सपर्ट न्यूरो क्रिटिकल टीम 24/7 अवेलेबल रहता है। कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ पे इंडोवैस्कुलर न्यूरो सर्जरी का भी आगमन किया है, जिसमें हम लोग ब्रेन से की बहुत सारी जटिल समस्याएं होती है जिसको बिना ब्रेन खोले हुए सर्जरी कर सकते हैं। जैसे ब्रेन का एनेरिज्म होता है, AVM होता है जिसको हम लोग इंडोवैस्कुलर क्वाइलिंग कहते हैं या इंडोवैस्कुलर एम्बोलाइजेशन कहते हैं। जब भी आपको न्यूरो संबंधित समस्याएं हो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रागिनी द्विवेदी DM इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हिंदुस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सेवा देने के बाद अब अपने शहर मुजफ्फरपुर में फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आई हूँ अपनों के बीच अपनों की सेवा करने के लिए। मैं हृदय रोग के सभी प्रोसीजर्स जैसे एंजियोग्राफी करना, स्टेंट लगाना, पेसमेकर लगाना और पेसमेकर लगाने की जो सबसे आधुनिकतम तकनीक है लेफ्ट बंडल ब्रांच पेसिंग, वो भी करती हूँ। इससे जो लेफ्ट बंडल ब्रांच पेसिंग करने से आपका जो हृदय है एकदम नॉर्मल तरीके से काम करने लगता है और कभी हृदय की अनियमित गति होने पर ICD की जरूरत पड़ती है, मैं वो भी लगाती हूँ और हार्ट फेल होने पे CRT का भी प्लेसमेंट करती हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं बच्चों के भी हृदय रोग की स्पेशलिस्ट हूँ और बच्चों के दिल में छेद को बिना ऑपरेशन के सफल इलाज करती हूँ। और कोरोना काल के बाद हमारे बीच हृदय रोग की समस्या बढ़ गई है, तो जिस किसी को धड़कन आना, सांस फूलना, सीने में दर्द होना, ऐसी समस्याएं आती हो तो वो एक बार हमारे यहाँ आके अपना चेकअप करवा सकते हैं। और जो गरीब लोग पैसे की कमी की वजह से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, वो भी हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड की मदद से फ्री सेवा ले सकते हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल
based on CBSE curriculum with co-education. नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या बढ़ाने को लेकर जिले में चलाए जा रहे अभियान का असर अब दिखने लगा है। बिहार में घटते महिला वोटर की संख्या को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले महिला वोटर को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा था, जिसका असर मुजफ्फरपुर जिले में दिखने लगा है। महिला मतदाता 100% मतदाता सूची में शामिल हो सके, जिससे लोकतंत्र के महापर्व में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इसको लेकर एसडीएम वेस्ट श्रेयाश्री का कहना है कि महिला मतदाता नजदीक के BLO से संपर्क करें और जल्द से जल्द अपने नाम को वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि महिलाओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर भी जिले में दिखने लगा है। इसके लिए क्षेत्र की आम महिला, खासकर जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है या वैसी महिला जो शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही हैं, उनका नाम नहीं जुड़ा है। अब उनको मतदाता सूची में भी अपना नाम जुड़वाना होगा। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए हम लोगों ने उनके क्षेत्र में ही मतदान केंद्रों के BLO को निर्देश दिया है, जो ऐसी महिलाओं का सत्यापन करे और उनके नाम को जोड़ने का काम करे। मतदाताओं के घर घर जाकर सत्यापन की जाएगी और प्रतिदिन की प्रगति
की रिपोर्ट भी देंगे कि कोई ऐसा है तो नहीं जो छूट गया है। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें लिंगानुपात बेहतर हो। इस दिशा में हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो छूटी हुई महिलाएं हैं या 18 साल से ज़्यादा उम्र की जो युवतियां हैं उसको हम लोग भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग उनका फॉर्म 6 प्राप्त करके उनका नाम जोड़ें ताकि वोटर लिस्ट का जेंडर रेशियो अच्छा हो। तो इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया था और अभी भी हम लोगों का काम इस पर चल रहा है। इसमें हम लोग जीविका के दीदियों की भी मदद ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों के जो पंचायत स्तर के वर्कर्स होते हैं, चाहे पंचायत सचिव हों, हमारे BLO होते हैं, विकास मित्र होते हैं, ग्रामीण आवास सहायक, रोजगार सेवक, हम लोग उनके माध्यम से भी ऐसे परिवारों की, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करते हैं जिनका नाम छूटा हुआ है। और महिलाओं पर खास करके हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि अगर महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो अभियान चला करके हम लोग जोड़े। तो ये प्रयास हम लोगों ने किया है और इसमें हम लोगों को अभी थोड़ी सफलता भी मिली है, लेकिन ये अभियान आगे चलता रहेगा। जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार के जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 को राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। बचपन में ही राजेंद्र प्रसाद के सिर से मां का साया उठ गया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद छपरा जिला स्कूल में एडमिशन लिया। इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और प्रति माह 30 रुपए की छात्रवृत्ति अर्जित की। फिर साल 1902 में वह कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए। वहीं साल 1904 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत BA पास किया और मार्च 1905 में राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर साल 1907 में अर्थशास्त्र में MA पूरा किया। साल 1906 में राजेंद्र प्रसाद ने पटना कॉलेज के हॉल में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के स्थापना में अहम भूमिका निभाई। यह भारत में अपनी तरह के पहले संगठन की स्थापना का प्रतीक है। इस सम्मेलन ने बिहार के भविष्य के नेताओं जैसे अनुग्रह नारायण सिन्हा और कृष्ण सिंह को पोषित किया। वहीं साल 1917 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के साथ चंपारण आंदोलन और असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। फिर 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक इस पद पर रहे और विश्व के नवनिर्माण में अहम योगदान दिया। फिर साल 1962 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हो गए। उसी साल वह भारत रत्न से सम्मानित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित। वो एक महान विभूति थे। महात्मा गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के चेयरमैन भी थे और एक सादगी का प्रतीक थे। और छात्र जीवन में उनके ऐसा टैलेंटेड छात्र जो बिहार के थे लेकिन पूरे देश में नाम कमाए और राष्ट्रपति 3 बार रहे, 2 बार आज़ादी के बाद और 1 बार आज़ादी से पहले। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी उनके सहयोगी थे। महात्मा गांधी जी के यही खादी के जनक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी, जब उनके चादर फट गया राष्ट्रपति भवन में तो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी कहे कि महामहिम जी इस चादर को बदल दीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि शायद आप भूल गए हैं कि हम लोग बापू के समय महात्मा गांधी जी के समक्ष शपथ लिए थे कि अपने यूज का जो भी सामान है, चाहे चादर हो, गंजी हो, चाहे धोती हो, कुर्ता हो, जंगिया हो, वो अपने सूत काट के हम
बना के पहनेंगे। और इसी कारण हम बिजी हैं, जिस कारण आज हम सूत नहीं काट रहे हैं, जिस कारण चादर फटा हुआ है। राष्ट्रपति से हटने के बाद दिल्ली में वो नहीं रहे, कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में अंतिम सांस लिए। कोई भी जो तनख्वाह उनको मिलती थी उसमें जो है आधा पैसा जो परिवार के साथ जो खर्च परिवार में जो खर्च होता था उतना ही पैसा वो तनख्वाह उठाते थे, बाकी पैसा वो वापस कर देते थे। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में और चंपारण यात्रा में, चंपारण के जो यात्रा महात्मा गांधी जी के रहा, तो महात्मा गांधी जी को भाषा में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके और जो भाषा है यहाँ का चंपारण का, छपरा का और यहाँ का जो भाषा है उस भाषा के अंतर पूरे संवाद करते थे, सब लोगों को बताते थे। और कई बार वो जेल रहे हैं, भागलपुर जेल में भी रहे हैं, पटना जेल में भी रहे, कई जेल में रहे। और महात्मा गांधी जी के साथ अग्रणी भूमिका में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। मुजफ्फरपुर में भी उनका एक इतिहास है कि यह एक कर्म क्षेत्र यहाँ है। इनका लंगट सिंह महाविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, यहाँ लंगट सिंह महाविद्यालय में। और राम वृक्ष बेनीपुरी जी जब कई बार हमारे औराई में बेनीपुर गांव में वो महामहिम राष्ट्रपति थे या पहले कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो वहाँ सोशलिस्ट पार्टी के और साहित्यकार थे, महान साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी से इतना मित्रवत है कि वह दो बार जो है एक बार अपने भी गए राष्ट्रपति बनने के बाद, और आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी के साथ वो बांध टूट गया था, बागमती बांध, तो उसको भरवाने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ वो बेनीपुर गए थे और भरथुआ चौर में जो है जाकर वह महात्मा गांधी जी के साथ दौरा किए थे। 9 मार्च को होने वाले लोहार सम्मेलन को लेकर लोहार समाज द्वारा अहम बैठक की गई। आगामी 9 मार्च 2025 को महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज बैरिया में आयोजित होने वाली विराट लोहार सम्मेलन की तैयारी को लेकर कच्ची पक्की चौक स्थित होटल कामाख्या में तैयारी समिति की बैठक एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विराट लोहार सम्मेलन आयोजन समिति के संयोजक मुकेश कुमार शर्मा ने की। बैठक में सम्मेलन की सफलता के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक रणनीति तैयार की गई। आयोजकों ने बताया कि यह सम्मेलन लोहार समाज की एकजुटता और उत्थान के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। बैठक में लोकस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सह संयोजक अरुण कुमार ठाकुर, लोकस जिलाध्यक्ष राधेश्याम ठाकुर, दिलीप ठाकुर, कुणाल ठाकुर, विद्यापति ठाकुर, देव नारायण ठाकुर, बद्री ठाकुर, डॉक्टर नागेंद्र शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संयोजक मुकेश कुमार शर्मा ने कहा कि यह सम्मेलन समाज को जागरूक करने के साथ साथ उसकी एकता को भी मजबूत करेगा। बैठक के दौरान आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था तथा जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन को लेकर समाज के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और आयोजन समिति ने इसे ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया है। 9 मार्च को जो हमारा विराट लोहार सम्मेलन होना है, उसकी हमारी क्या तैयारी है उसकी हम लोग समीक्षा की। सभी प्रखंडों को दायित्व भी दिया गया है क्योंकि अब समय कम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट है कि हम लोगों को जो जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है वो समय समय पर सरकार बदल देती है। कभी लोहार का दे देता है, कभी कमार का दे देता है। आपने बीच में देखा है 2016 से लेके 2022 तक हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया गया। तो हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनका भविष्य गर्त में आ जाता है कि कभी आप ईबीसी की बात कर देते हैं, कभी एसटी का प्रमाण पत्र दे देते हैं। तो ये लड़ाई हमारी ये है कि हमारा जाति अस्थायी रूप से जो हमारा आपका गजट कहता है, जो आपका खतियान कहता है, जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो सरकार का गजट है वो उनका 9 मार्च 2011 में स्पष्ट है कि जिस जाति का खतियान जो कहेगा वो जाति उसका बताएगा कि वो क्या है। और हमारा खतियान कहता है, वो भी आपके सामने साक्ष्य है कि हमारे खतियान में लोहार दर्ज है।
तो फिर ये 2021 के बाद सरकार पुनः हमको कमार, अंडर ब्रैकेट, लोहार और कर्मकार करके प्रमाण पत्र दे रही है। इसके लिए इसको लेकर आप लोग विगत 2 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, फिर भी बात नहीं मानी जा रही है, तो अब सम्मेलन कर रहे हैं, सम्मेलन से क्या निष्कर्ष निकलेगा? हाँ, सम्मेलन से निष्कर्ष ये निकलेगा कि हम लोग ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि सरकार आखिर ये समझ रही है कि शायद इन लोगों की जनसंख्या नहीं है, हम जैसे अपना घिरनी की तरह नचाएंगे ये लोग नाचेंगे। तो हम लोग भी ये बता देना चाहते हैं कि हमसे कम संख्या वाले लोग भी आजकल आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तो जो समृद्ध हैं, राजनीतिक रूप से भी समृद्ध, और जिसका राजनीतिकरण समाज का नहीं हो पाता है उसका ग्रोथ किस तरह से होता है आप लोग भली भांति जानते हैं। तो हमारा दूसरा ये भी है कि हम आज तक 75 वर्षों से लोगों को वोट दे रहे हैं। हमको भी समाज में नेतृत्व करने का, हमको भी संवैधानिक रूप से जो विधायिका में नेतृत्व करने का मौका है वो निश्चित हम लोगों को भी मिले, तभी हमारी बात वहां तक पहुंच पाएगी। और इसके लिए हमारे समाज को एकजुट करना अति आवश्यक है। और विराट सम्मेलन का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करके ये सरकार को जताना चाहते हैं कि अब हमको आप इतना कमजोर नहीं समझिए जितना आप कमजोर समझ रहे हैं। आगामी जो हम लोग का कार्यक्रम है 9 मार्च को जो विराट लोहार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसके संबंध में आज समीक्षा बैठक हो रही है। इसका उद्देश्य है कि विगत दिनों में लोहार समाज की जितनी उपेक्षा हो रही है, सर्वप्रथम तो जो बिहार में जो लोहारों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन लोकल स्तर पर कुछ कारणों से फिर उसको समाप्त किया गया। एक लड़ाई हम लोग का जो न्यायालय में है वो चल ही रहा है। उसके बाद जो है अभी वर्तमान स्थिति में, जिस समय में बिहार सरकार ने सर्वे कराया था उस समय भी उचित कोड नहीं दिया गया। अभी वर्तमान में जो है जो समाज के साथ जो है हम लोग का जो मूल रूप से जो हमारा जाति है वो लोहार है, और उसको कमार उपजाति करके हम लोग को कमार में किया गया, जिसका सर्टिफिकेट हम लोग को कमार जाति के अति से दिया जा रहा है। जबकि सरकार का जो गजट है उसमें जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो खतियान मांगा जाता है, और हम लोग का खतियान जो है पुरखों से वो लोहार जाति के नाम से है। और अभी उपजाति में कमार में हमारा जो भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो कमार जाति का दिया जा रहा है। तो सरकार से हम लोग यह पूछना चाहते हैं कि सरकार के पास तंत्र है और बिहार के किसी गांव में एक भी कमार जाति के लोग नहीं रहते हैं। उनके विधायक हैं, उनके सांसद हैं, वो अपने स्तर से सांसद विधायक से भी पूछ सकते हैं कि क्या भाई आपके क्षेत्र में कोई कमार जाति के लोग रहते हैं, इससे ये प्रमाणित हो जाएगा। और जब सभी जातियों का प्रमाण पत्र उनके डॉक्यूमेंट के आधार पर बनता है, खतियान के आधार पर, तो सिर्फ लोहार जाति का ही क्यों खतियान के आधार पर नहीं बनेगा? यही हम लोग का मेन समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके लिए हम लोग हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग एकजुट हो रहे हैं कि भाई इस लड़ाई को हमको सरकार से लड़ना है कि हमारा जो मूल जाति लोहार है उस हिसाब से ही हमारा प्रमाण पत्र बने। हम लोग की जो जाति, जो जनजाति है, जो संविधान में है, उस संविधान के आधार पर हम लोग को जनजाति का दर्जा दिया जाए। एक अरसे बाद लोहार सम्मेलन हो रहा है, क्या लग रहा है कि कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा? सरकार बात मानेगी आपकी? देखिए, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हमारे पास हमारा अधिकार है, जो हम उस अधिकार के तहत सरकार को उससे वंचित करेंगे। फिर भी हम लोग हमारा समाज भी सोचने को मजबूर होगा। आत्मदाह के बाद भी बिंदलाल महतो को मिले जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से किशोरी देवी ने मांग की है कि उनके पति बिंदलाल महतो की मौत के बाद भी उन्हें पूर्व से मिले जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। उक्त जमीन दामोदरपुर में अवस्थित है। उनके मकान से लाखों रुपए की चोरी हो गई। इस मामले को लेकर जब स्थानीय थाने को सूचना दी गई तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर वह जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने आई। उन्होंने बताया कि उनके पति बिंदलाल महतो ने बीते वर्ष समाहरणालय परिसर में अपनी जमीन पर दखल के लिए आत्मदाह कर लिया था। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी बीते दिन एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी खुले में घूम रहे हैं और उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। इसलिए वह आज डीआईजी, एसएसपी और अन्य जिला प्रशासन के अधिकारी से न्याय की गुहार लगाने के लिए आई हैं,
बता दें कि बीते वर्ष काटी थाना क्षेत्र के रहने वाले बिंदलाल महतो ने समराले परिसर में खुद को आग के हवाले कर दिया था। उनके जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था। नहीं बनाने लोग देते हैं सर, सारा बहुत सामान था उसमें से चोरी हो गया है, कहीं से भी पैसा लेकर बनाया, लेकिन कोई उपाय अभी तक भी ना हो रहा है सर। तो ये चोरी हो गई? हाँ सर, सब चोरी हो गया। चोरी के लिए आवेदन दिए थे सर, थाना में गए ना तो बड़ा बाबू ने भगा दिया कि नहीं जाइए, सीए को पास जाइए। हाँ वही थे सर, भगा दिए हमको कि ना जाइए यहाँ से, सीओ साहब के पास जाइए। डीएम के पास हमारे पास क्यों आते हैं सर? डीएम साहब के पास गए, शिकायत किए हैं? हाँ कहे थे डीएम साहब के पास, तो कहे थे कि अच्छा होगा, तो कल कर उपाय किए हैं कि जाकर इसे पकड़ाया है। वहाँ गए हैं सीएम, वहाँ गए हैं। फिर चोरी का एफआईआर हुआ? हाँ सर हुआ था। चोरी का एफआईआर हुआ? नहीं हुआ था। नहीं क्यों नहीं हुआ चोरी का एफआईआर? इतने दिन से चोरी करना जो अब काम मालूम सर। वहाँ पुराना जमीन पर भी सर बहुत सामान था, 2 लाख के सामान था सर। क्या मांग करते हैं, क्या दिक्कत सर? हमको जो दिए हैं सर उसको पर अथी किया जाए, बना दिया जाए। लड़का सर दर इधर उधर भटक रहा है, बच्चा सब लेकर सर उस पर बना दिया जाए करके सर। हमारे पास में पैसा भी नहीं कि कहाँ से हम बनाए सर, अब क्या करेंगे सर? गिरफ्तारी हुई है ना इसमें? एक आदमी के सर हुआ है, अभी 3-4 आदमी है सर। अभी धमकी मिल रही है? हाँ धमकी मिल रही है कि से नहीं उठाएगा तब फिर हम वैसे ये करेंगे वो करेंगे, मारने के लिए धमकी, पैसा के। हाँ डीएम साहब से कहे, कागज आज एक ठो दिए हैं सर से, वो जाके दी कर दिए हैं। अब मिलेंगे तब ना, अभी तो नहीं आए हैं। अभी एक नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था किशोरी देवी की तरफ से। वो मामला यह था कि इनके जो पति हैं उन्होंने इस जिला अधिकारी परिसर में ही अपने आप को आत्मदाह कर लिया था, और उस आत्मदाह का कारण यह था कि उनको एक जमीन पर्चे से मिली थी, जिस जमीन पर उन्होंने बहुत सालों से कार्रवाई की थी। डीसीएलआर महोदय के यहाँ बीएलडीआर केस फाइल किया था, उसके अलावा जन शिकायत कोषांग में बहुत सारी शिकायतें की थी, और जो बीएलडीआर केस किया था उसमें भी सुनवाई के पश्चात कई वर्षों के बाद एक आदेश पारित हुआ था कि जो भूमि उनकी है उस आवंटित भूमि पर दखलदानी करा दिया जाए, जिस जो आदेश अंचलाधिकारी कांटी को मिला था। कांटी अंचलाधिकारी ने उस आदेश का अनुपालन बहुत देर से किया, और देर से भी किया तो उसमें भी कोई कार्रवाई विधि सम्मत की नहीं उन्होंने, केवल टालती रही। बाद में जन शिकायत कोषांग के यहाँ उस आदेश के आलोक में एक शिकायत की गई, जिसमें कांटी अंचलाधिकारी को 5,000 रुपया जन शिकायत कोषांग ने फाइन किया। फाइन करते हुए कहा कि अविलंब उसको दखलदानी कराया जाए, लेकिन उस आदेश का भी अनुपालन नहीं अंचलाधिकारी द्वारा किया गया। नहीं दखलदानी हुआ, जिससे पीड़ित होकर के बिंदालाल जो थे वो इस समाहरणालय परिसर में ही आत्मदाह कर लिए, और उसके बावजूद, उनकी मृत्यु के बावजूद उसमें जो एफआईआर हुआ उसमें कोई गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी। जो पोस्ट टू पिलर तक ये किशोरी देवी दौड़ती रही हैं, उनके तरफ से बहुत सारे आवेदन जिलाधिकारी महोदय को, एसपी महोदय को, डीआईजी महोदय को और विभिन्न पदाधिकारियों को भेजे गए, लेकिन एक उसमें अभी डेवलपमेंट आया है कि एक अपराधी उसमें से कल पकड़ा गया है, और बाकी लोगों की भी खोज हो रही है। बाकी लोग अभी भी इनको परेशान कर रहे हैं, धमकी देते हैं, केस उठाओ, ये करो। जिला स्तर पे जो इनको जो जमीन आवंटन हुआ था उसको लेके सुनने में आ रहा है विवाद हो गया है उस पर। तो क्या दिक्कत हो रही है? एक जमीन जब आत्मदाह कर लिया था बिंदालाल जी ने, तो जिला प्रशासन के कान में थोड़ा जू रेंगा, और उन्होंने एक दामोदरपुर एक जगह है जहां पर कुछ डिसमिल जमीन इनको पर्चा के रूप में 3 डिसमिल जमीन सरकारी भूमि थी, उस सरकारी भूमि के उनको अलॉट कराया, और अलॉट करने के बाद में वहाँ पर ये अपना निर्माण करने लगी, और निर्माण करने में लिंटर तक निर्माण ले गई। गरीब महिला है, कहीं से कर्ज वर्ज ले करके और लिंटर तक निर्माण की, और लिंटर तक जब निर्माण हो गया तो वहाँ फिर सीओ महोदय ही, कांटी सीओ महोदय ने ही जाके वहाँ रोक दिया कि नहीं, ये उच्च न्यायालय में मामला चला गया है, आप यहाँ रोकिए। और ये विधि को मानने वाली महिला है, इन्होंने वहाँ काम रोक लगा दिया, और आज तक उस भूमि जो आवंटित हुई है उस पर भी इनका दखल ठीक से नहीं हुआ। केवल इनकी लिंटर तक जमीन बनी हुई है, जो पूर्व से इनको पर्चा मिला था उस जमीन पर भी इनको कोई अभी तक दखलदानी नहीं हुई है। इस तरह ये दरबदर पूरे परिवार के साथ। वहाँ पर लाख रुपए से ऊपर का सामान था, वो चोरी हो गया। हाँ, इन्होंने बताया है। उस आलोक में भी हमने आवेदन दाखिल किया है एसपी महोदय को कि जो बाद में आवंटित हमको भूमि थी, जिस पर हमने कुछ तो निर्माण करा रखा था, बाकी जो हमारा छर गिट्टी और ये सब था पीड़िता का, वो भी वहाँ के लोगों ने चोरी कर लिया।
चोरी हो गया, तो उसको लेकर जो आवेदन दिया थाना में FIR अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न FIR हुआ है, लेकिन हमने आवेदन उसका दिया है, उसकी एक प्रतिलिपि हमारे पास उपलब्ध है और हम फिर आगे भी उस पर कार्रवाई करेंगे। हम SP महोदय को, DIG महोदय को और दरोगा जी को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।